दोस्तों, अब तक आपने दुनिया के सबसे अमीर परिवारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिली के बारे में जानते हैं? ये ऐसी फैमिली है जिसके खजाने में ना जाने कितना सोना, हीरे, जवाहरात और लग्जरी गाड़ियां से लेकर एक से बढ़कर एक प्राइवेट जेट भी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिली के पास क्या क्या है और वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राणा। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रॉयल फैमिली के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। हम दुनिया की जिस सबसे अमीर रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं वो है द रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरब। इस वक्त इस फैमिली के मुखिया यानी राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अमीर होने के साथ साथ इस परिवार की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों में होती है। कहा जाता है कि इस शाही परिवार में लगभग 15,000 लोग शामिल हैं, जबकि इनके पास लगभग 14 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। ये संपत्ति ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी कई गुना ज्यादा है। इनके पास दुनिया की हर लग्जरी चीज है। इन्हीं चीजों में शामिल है AI यामा पैलेस। इस पैलेस में सऊदी अरब के किंग रहते हैं। साल 1983 में बनाया यह महल करीब 4 मिलियन वर्ग फुट में फैला है। आपको बता दें कि इस पैलेस में 1000 कमरे हैं और इसके साथ साथ एक मूवी थिएटर, कई स्विमिंग पूल और एक मस्जिद भी है। इसी के साथ इस फैमिली के पास लियोनार्डो द विनिसिल साल्वेटर मुंडी की पेंटिंग जिसकी कीमत 450 मिलियन डॉलर है, लग्जरी गोल्डन कार और एक शानदार याच में इनकी संपत्ति में शामिल है। याच की बात करें तो सेरीन नाम के इस याच की कीमत 400 मिलियन डॉलर है और इसे इटली में बनाया जाता है। वही इनके पास एक से बढ़कर एक गोल्डन कार्ड्स भी हैं। आपका इस फैमिली के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, चंद्रमा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चंद्रमा के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। इसकी वजह से दुनिया की कई एजेंसियों की इस ग्रह पर नजर है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। हालांकि इस राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। वजह यह है कि चांद पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चांद पर हम एक दूसरे की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते हैं। मेरा नाम है अमित राणा और आप देख रहे हैं इट्स टाइम ऑफ फैक्ट। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लें, आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, किसी भी साउंड यानी आवाज को एक दूसरे तक पहुँचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर बिजली का तार कहीं पर कटा है तो बिजली दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। ठीक इसी तरह आवाज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। धरती पर आवाज को गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है और जहां पर गैस नहीं होती है वहां किसी तरह की आवाज को सुना नहीं जा सकता है। चांद पर भी यही स्थिति है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। इसकी वजह से वहां पर किसी तरह की कोई गैस उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर एक धातु की रहस्यमय चीज देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इसरो के स्पेस लॉन्च से जुड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया पर जब इसकी तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने इसे चंद्रयान 3 मिशन का मलबा बताया, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राणा। आप देख रहे हैं इट्स टाइम ऑफ फैक्ट। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर मिली रहस्यमय चीज ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी हैं। 2 मीटर लंबी बेलन आकार धातु की चीज समुद्र से बहकर आई थी। इस पर तार लटक रहे थे, जिसके बाद कोई भी इसके करीब नहीं जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने सेना और स्पेस एजेंसी में संपर्क किया। आधिकारिक तौर पर इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी सच्चाई सामने आई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड समुद्र तट पर रविवार की सुबह सैर करने वाले लोगों को यह हैरान करने वाली चीज देखने को मिली। यह सख्त धातु की बनी हुई थी। इसे देखने के बाद लोगों ने पुलिस को संपर्क किया।
देखते ही देखते तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाने लगी। कुछ लोगों ने इसे एलियन और यूएफओ से जोड़ दिया तो कहीं कुछ लोगों ने इसे गायब हुए बोइंग विमान MH370 का मलबा बताया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि यह भारत के चंद्रयान 3 मिशन का मलबा है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर यह साफ कर दिया कि यह मलबा किसी विमान का नहीं है। अब एक रेडिट यूजर ने इसके खुलासे का दावा किया है। यूजर ने कहा है कि यह चीज भारत के PSLV रॉकेट का तीसरा चरण है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह इसरो के रॉकेट के फ्यूल सिलेंडर की तरह लग रहा है। उन्होंने कहा है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ईंधन जलने के बाद टैंक गिर जाता है। आमतौर पर यह समुद्र में ही गिरते हैं। हालांकि उन्होंने आगे जो बात कही उससे यह साफ होता है कि यह चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि यह लंबे समय तक समुद्र तल पर पड़ा रहा। हो सकता है कि एक तूफान के कारण यह किनारे पर बहकर आ गया हो। हालांकि रॉकेट फ्यूल जहरीले होते हैं इसलिए इसे छूना नहीं चाहिए। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर दें। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अक्सर देखा होगा कि पेंटिंग को काफी महंगे दाम पर खरीदा जाता है। कई दफा तो पेंटिंग की बोलियां लगाई जाती हैं। अमीर लोग करोड़ों में पेंटिंग्स को खरीदते हैं। करोड़ों की पेंटिंग्स के बारे में सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इसकी कीमत करोड़ों में है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि पेंटिंग इतनी महंगी क्यों होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राणा और आपका स्वागत है इट्स टाइम ऑफ फैक्ट के अंदर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों सोशल मीडिया के अनुसार हमें पता चला है कि दुनिया में कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए पेंटिंग्स को महंगे दामों पर खरीदते और बेचते हैं और जो पेंटिंग से पैसे मिलते हैं उसे एग्जीबिशन में दान कर दिया जाता है। इससे टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा लिया जाता है, यानी इनकम टैक्स से छूट मिल जाती है। टैक्स में कैसे बचत होती है यह हम आपको समझाते हैं। दरअसल कोई अमीर आदमी किसी पेंटिंग को खरीदता है, फिर उसे अपने घर में ना लगाकर किसी अन्य स्थान पर जैसे कि एयरपोर्ट पर लगा देता है। फिर पेंटिंग को मशहूर बनाया जाता है। इसके बाद पेंटिंग की बोली लगाई जाती है। पेंटिंग को लाखों और करोड़ों में बेच दिया जाता है। फिर पेंटिंग से कमाई रकम को किसी संस्था में दान कर दिया जाता है। दान की गई रकम जितना टैक्स उस अमीर शख्स के लिए फ्री हो जाता है। मान लीजिए पेंटिंग 30 लाख की थी, लेकिन मशहूर होने के बाद पेंटिंग 90 लाख की बिकी। फिर 90 लाख को किसी संस्था में दान कर दिया गया तो 30 लाख खर्च कर उस शख्स के लिए 90 लाख की टैक्स बचत हो जाती है। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं होता है। एक कलाकार किसी पेंटिंग को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए सालों मेहनत करता है। उसकी सालों की मेहनत की वजह से ही वह किसी पेंटिंग को कुछ मिनटों में ही परफेक्ट बना देता है। एक वजह यह भी है कि कलाकार अपनी पेंटिंग की कीमत ज्यादा रखते हैं। एक ऐसा ही किस्सा पिकासो और एक महिला का है। पिकासो से एक महिला ने पेंटिंग बनाने के लिए कहा। उन्होंने 30 सेकंड में पेंटिंग बना दी जो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। महिला ने पेंटिंग की तारीफ की, लेकिन फिर पिकासो ने कहा कि इसकी कीमत $30 मिलियन है। महिला हैरान हो गई। तब पिकासो ने कहा कि इस 30 सेकंड की पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की है। इस वजह से पेंटिंग की कीमत $30 मिलियन है। कई दफा नीलामी के समय लोग बहस में भी बोली को बढ़ा देते हैं। अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए या सामने वाले शख्स को नीचा दिखाने के लिए पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा बोली लगाकर खरीद लिया जाता है। इसके अलावा मशहूर कलाकार की पेंटिंग के दाम तो हमेशा ही ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है तो कुछ कला को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ अमीर लोग अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी महंगी पेंटिंग्स खरीदकर अपने घर या दफ्तर में लगाते हैं। आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा हैदर की तरह फिर एक शादीशुदा महिला ने सीमा पार की है। इस बार भी प्रेमी भारत का है लेकिन महिला किसी अन्य देश की है। दरअसल पोलैंड की महिला बारबरा पोलाक अपने प्यार के खातिर 7 समुंदर पार कर प्रेमी शादाब मलिक से मिलने झारखंड में पहुंची। बारबरा पोलाक की दोस्ती सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वर्ष 2021 में हुई। दोनों में लगातार चैटिंग होती रही और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 49 वर्षीय बारबरा और 35 वर्षीय शादाब का प्यार इस कदर परवान चढ़ा है कि उसने भारत आने की वीजा के लिए आवेदन किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे 5 वर्षों के लिए भारत आने का वीजा मिला। वीजा मिलने पर विदेशी महिला भारत पहुंची और शादाब से मिली।
कई दिनों तक होटल में रहने के बाद 5 दिन वह प्रेमी के साथ खुटरा गांव पहुंची। शादाब के घर पहुंचते विदेशी महिला ने गर्मी से परेशान होकर 2 AC व कूलर टीवी लगवाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बहुत सुंदर देश है, यहाँ के लोग सभी अच्छे हैं। मैं शादाब के बिना नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ के जब बहुत सारे लोग एक साथ शादाब के घर आते हैं तो मैं बहुत असहज महसूस करती हूँ। वह घर में अपना घरेलू काम करती है और गाय का गोबर व कचरा हाथ में ग्लव्स लगाकर साफ करती है। इधर गांव में विदेशी महिला आने की जानकारी होने पर देखने के लिए भीड़ लग रही है। दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच करी। पुलिस कर्मियों के संग पूछताछ के दौरान उसने अपना वीजा दिखाया और मोहम्मद शादाब मलिक के साथ प्रेम होने की बात बताई। साथ ही उसने यह भी बताया कि वर्तमान समय में वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है और कुछ दिनों के बाद वापस भी चली जाएगी। महिला के साथ उसकी 6 वर्ष की बेटी आनिया भी आई है। बारबरा पोलैंड की भाषा पोलिश बोलती है और अंग्रेजी में बात करती है। शादाब उसे ट्रांसलेट कर बताता है। इधर मीडिया से बात करते हुए बारबरा ने कहा कि शादाब मेरा फ्रेंड है और मैं इसे दिल जान से चाहती हूँ। पोलैंड में उसका अपना घर है, कार बंगला के साथ नौकरी भी करती है। वह प्रयास कर रही है कि शादाब को पोलैंड का वीजा बनवाए और उसे पोलैंड ले जाए ताकि वह बेहतर जीवन जी सके। इधर शादाब 4 भाई बहनों के साथ रहता है और शादाब की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, जबकि उसकी 2 बहनों का विवाह हो चुका है, लेकिन उसके माता पिता का निधन हो चुका है। शादाब का कहना है कि प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखता है। मुझे खुशी है कि बारबरा पोलैंड से मेरे लिए आई है और मुझे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती है। वैसे तो शादाब एक डांसर है और मुंबई में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत कर चुका है। आपका इस लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, कान में मैल जाना बेहद आम समस्या है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वह माचिस की तिल्ली से अपने कान की सफाई करते हैं। कान में जमे मैल से कान के पर्दे और अंदरूनी भाग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ज्यादा मैल जमने पर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग इसे साफ करने या कान खुजाने के लिए तिल्लियों का उपयोग करते हैं, जबकि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान साफ करने के लिए माचिस की तिल्लियों का नहीं करना चाहिए उपयोग। आइए आज हम आपको कान में ज्यादा मैल जमने के लक्षण और इसे साफ करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं। एक खबर के मुताबिक कान में अधिक ईयर वैक्स होने पर कान दर्द देता है। ज्यादा ईयर वैक्स होने पर सुनाई कम देने लगता है। ईयर वैक्स अधिक हो जाने पर कान में रिंगिंग जैसा लगता है। चलिए अब चलते हैं तरीका नंबर 1 की तरफ। ईयर वैक्स ड्रॉप का उपयोग करें। कानों को साफ करने के लिए ईयर वैक्स ड्रॉप का उपयोग करना चाहिए। यह सेफ होता है। ईयर वैक्स को हटाना है तो इसके लिए जरूरी है कि उसे पहले सॉफ्ट कर लें। इसके लिए आप ईयर वैक्स ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। आपको बाजारों में कई ईयरवैक्स ड्रॉप मिल जाएंगे। कम से कम 5 या 7 दिन तक ईयरवैक्स ड्रॉप को कान में डालिए। नंबर 2, रुई के फाहे। आप रुई के फाहे का उपयोग कान के बाहरी भाग को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी गर्म पानी से गीले कपड़े से कान के बाहरी भाग को साफ कर लें। यह ध्यान रखें कि रुई के फाहे को कभी भी कान में नहीं डालें, इससे गंदगी अंदर जा सकती है। नंबर 3, बेकिंग सोडा। ईयर वैक्स निकालने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके लिए आधा टीस्पून बेकिंग सोडा के करीब आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर उसे 1 ड्रॉपर बोतल में रख लें। इसके बाद इसे एक टाइम में 5 से 10 ड्रॉप कान में डालें। उसके 1 घंटे बाद साफ पानी से कान को अच्छे से धोकर साफ कर लें। यह एक ईयर वैक्स ड्रॉप की तरह काम करेगा। नंबर 4, किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाएं। अगर इन सब आसान टिप्स को अपनाने के बाद भी आपका कान साफ नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसरो ने तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को करीब 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि करीब 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त तक चंद्रमा के साउथ पोल के पास ये लैंड करेगा। आखिर इसे 40 दिन क्यों लग रहे हैं, बल्कि नासा ने तो 4 दिन में ही चांद पे पहुंचा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राणा। आज हम
हम बात करेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 को 40 दिन कैसे लग रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की बातें मिलती रहती हैं। हालांकि दूसरे देशों ने जो मून मिशन लॉन्च किए हैं उन्हें चांद पर पहुंचने में इतना वक्त नहीं लगा था। मसलन चीन के चेंज 2 और चेंज 3 को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तय करने में केवल 4 दिन लगे थे, और सोवियत का लूना 1 चांद के करीब पहुंचने वाला पहला मानव रहित मिशन था, जिसे यात्रा करने में केवल 36 घंटे लगे। वहीं अमेरिका के अपोलो 11 को चांद तक पहुंचने में महज 4 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा था। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों चंद्रयान 3 को लगभग 3.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्ते लग जाएंगे। इसका सीधा सा जवाब है कि भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि दूसरे देशों की तरह चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सीधे भेज सकें। अपोलो मिशन में ट्रांस लूनार इंजेक्शन TLI नाम की ट्रेजेक्ट्री का यूज हुआ था, मतलब लॉन्च व्हीकल से पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा पर भेज नहीं सकता है, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं लेकिन किफायती भी होते हैं। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकें। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है जो पृथ्वी के ग्रेविटी का लाभ उठाता है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। जिस वक्त इसे धरती की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी, उसी वक्त इंजन बर्न किया जाएगा। फिर ये चांद की कक्षा की ओर चल पड़ेगा। फिर ये चांद के चक्कर लगाता रहेगा। 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में नाचते हुए चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा। फिर लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा, फिर आखिर में चांद पर उतरेगा। इस मल्टी स्टेप अप्रोच से वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता है। साथ ही कम पैसों में बड़े लक्ष्य हासिल हो जाते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लगेंगे। वीडियो में कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्विटर बन गया है एक्स। यूजर्स को इलॉन मस्क का फैसला नहीं आया पसंद। ट्विटर पर एक्स वीडियो हुआ ट्रेंड। दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नया दौर शुरू हो चुका है। दरअसल ट्विटर का लोगो बदला जा चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने इस ब्रांड का नाम एक्स कर दिया है। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है वो लगातार इसकी पहचान बदलते जा रहे हैं। पहले ट्विटर ब्लू वेरिफिकेशन में बदलाव किए और अब इसका नाम ही बदल दिया है। इससे पहले इन्होंने इसके लोगो को बदलकर डॉग ई कर दिया था। कुल मिलाकर अब ट्विटर एक्स हो चुका है। अगर आप गूगल पर x.com ओपन करते हैं तो आप सीधे ट्विटर पर पहुंच जाएंगे। अब आपको चिड़िया की जगह एक्स दिखेगा। अब आप ट्वीट नहीं, शायद एक्सवीट करेंगे। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर ब्रांड को खत्म करने की तैयारी पूरी कर ली है। मतलब अब ट्विटर के लोगो और नाम के साथ इसका नया URL x.com भी आ गया है। x.com पर ना सिर्फ ट्विटर बल्कि इलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनियों को भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी से लेकर स्टारलिंक जैसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट भी x.com डोमेन पर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि x.com ओपन करने पर इलॉन मस्क की तमाम कंपनियों का इंटरफेस खुल सकता है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क इस बने बनाए ब्रांड को क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। आखिर नाम बदलने से क्या बदल जाएगा। दरअसल एक्स लाने के पीछे इलॉन मस्क का एक बड़ा प्लान, इस प्लेटफॉर्म से उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। ट्विटर खरीदने के समय ही मस्क ने अपना प्लान क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर को खरीदना एक्स की शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इलॉन मस्क चीनी ऐप वीचैट की तरह ट्विटर को भी सुपर ऐप कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके जरिए अलग अलग सर्विस जैसे सोशल मीडिया, पेमेंट सर्विस, टिकट बुकिंग सर्विस, गेमिंग सर्विस और दूसरी यूटिलिटी बेस्ड सर्विस दी जाएंगी। ट्विटर में लगातार किए जा रहे बदलाव लोगों को परेशान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर लोग मस्क की आलोचना कर रहे हैं। वैसे आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू ने धर्म बदलकर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। बेटी की इस कदम पर उसके पिता ने कहा है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। निकाह करने से पहले अंजू ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया है। अंजू का नया नाम फातिमा है। मध्य प्रदेश के टैकनपुर में रहने वाले अंजू के पिता ने कहा है कि अंजू ने जो किया है वह बहुत शर्मनाक बात है। अंजू के पिता ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। जिस दिन वह इस देश से चली गई उसी दिन से वह हमारी बेटी नहीं है। उसी समय से हमारा रिश्ता खत्म है। अंजू के मन में कब से यह साजिश चल रही थी मुझे तो पता भी नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगा, मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है उससे। मीडिया ने अंजू के पिता से पूछा है कि मुद्दे पर दामाद से बात हुई है क्या। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आज सुबह फोन आया था दामाद का। एक वीडियो भेजकर मुझसे कह रहा था कि सगाई हो रही है। तो मैंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। अंजू के पिता से जब यह पूछा गया कि कोई अंदेशा था कि अंजू ऐसा कुछ कदम उठा सकती है, इस पर उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। मुझे इस बात को बोलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि यह सिर्फ मेरी बात नहीं पूरे भारत की बात है। अगर लड़कियां इस तरह करती हैं और उसने जो किया वह एक शर्मनाक बात है। अंत में अंजू के पिता ने कहा कि अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और उसने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा पालने की। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रेन के लास्ट कोच पर एक्स का निशान होता है, जिसे सुरक्षा के मामले में बनाया जाता है। यह निशान दर्शाता है कि यह ट्रेन का लास्ट कोच है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान नहीं होता है। इसका कारण है कि वंदे भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है और पूरी तरह से अटैच्ड है। यह दोनों तरफ से चल सकती है, इसलिए इसे एक्स का निशान नहीं मिलता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को मुस्लिम हिंदू दोनों वर्गों से बराबर सम्मान मिला। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। वह अन्य मुगल शासकों की तरह नहीं था। उसके शासक में पूजा पाठ और धर्म स्थल बनाने की पूरी आजादी थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिर बनवाने की अनुमति भी दी थी। उसने कई मंदिरों में विकास कार्य भी करवाए थे। इसी क्रम में उसने भगवान राम लक्ष्मण की तस्वीर वाले सिक्के भी छपवाए थे। अकबर ने सन 1604 से लेकर 5 में भगवान के सम्मान में इन सिक्कों को जारी किया था। आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सलमान खान जिस मुन्नी को पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, वह मुन्नी अब 4 मुन्नों के साथ भारत में लौट आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की। आज हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान में किस तरह के मकान में रहती थी, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सचिन के प्यार में 4 बच्चों संग भारत आई सीमा हैदर को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान में रहने वाले उसके पड़ोसी और मकान मालिक के बेटे का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि सीमा 3 कमरों वाले एक घर में किराए पर रहती थी, जो कि कराची में है। वैसे तो उसका घर दिखने में काफी पुराना है और उसके घर के सामने सीवर का पानी और कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और उस घर में पेंट भी नहीं हो रहा है। सीमा हैदर के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुबह बिना मुंह धोए पानी पीना सही है या फिर गलत है। सुबह उठकर हम क्या करते हैं और क्या खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को सुबह उठते ही चाय या फिर कॉफी पीने की आदत होती है। कुछ लोग बिना मुंह धोए पानी पीते हैं और आइए जानते हैं ऐसा करना सही है या फिर गलत है। सुबह उठकर पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी पिए चाय या कॉफी पीने से शरीर में पाचन संबंधित कई समस्याएं पैदा हो जाती है। रात को सोते समय हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं चल रही होती है, जिससे हमारे शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सुबह कुछ भी खाने से पहले या बिना मुंह धोए सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। सुबह बिना मुंह धोए पानी पीने से शरीर के गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।